18 जातियां, बिहार के कंटेक्स्ट में कहा, 18 जातियां ऐसी हैं जिनकी साक्षरता दर 20% से नीचे है और इसी आधार पर दलित महादलित बना था। उस समय अगर ये चाहते तो सेंसस करा सकते थे और सारा लाभ दे सकते थे। तो वो सब नाटक है। हमारे शेड्यूल कास्ट का विकास जब तक नहीं होगा तब तक कि हमारे जो अम्बेडकर साहब ने कहा था कि राष्ट्रपति का बेटा सबको शिक्षा एक समान, कि ताड़ी एक नेचुरल जूस है, ये शराब के कैटेगरी में नहीं लाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने पूरे देश में जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। आज हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी हैं। सर, पहला सवाल यही है मेरा, जातीय जनगणना का फैसला कितना फायदा बिहार विधानसभा 2025 में एनडीए को? देखिए, कोई भी काम होता है उसका दो पक्ष होता ही है। एक लाभदायक पक्ष होता है और कुछ हानिकारक पक्ष होता है। जहाँ तक जातीय जनगणना का जो फैसला लिया गया, ये ऐतिहासिक फैसला है। इस फैसला से जो सामाजिक न्याय के लोग हैं, जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है लेकिन लाभ कम ले रहे हैं, और संविधान के निर्माता हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी आरक्षण का लाभ जनसंख्या के आधार पर ही देने का काम किया था। और लोहिया जी ने भी कहा था कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी। ये शब्द कह के गए थे ये युग पुरुषों ने, और आज तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था। हम आज जो जनसंख्या शुमार करने की जो नीति अपनाई गई है, निर्देश जो दिया गया है, निर्णय लिया गया है, उसका सारा का सारा जो होता है कि कौन इसके लिए उत्तरदायी हैं, कौन इसके लिए काम करने वाले हैं, तो उसमें सब चीज़ का हम श्रेय माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को देंगे। लेकिन सर, कैबिनेट की जो बैठक हुई होगी उसमें ये भी खबर है कि आपने भी मजबूती से पक्ष रखा कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। देखिए, ये सब कमेटी की बैठक हम भगवान नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बहुत शुक्रगुजार हैं कि कैबिनेट कमेटी की जो बैठक होती है वो कमेटी है, कैबिनेट में भी सब कमेटियां बनती है, उसके तो आप उसमें हमको भी मेंबर उन्होंने बनाया है। और ये बातें कैबिनेट कमेटी में आई, मसौदा आया, तो हमने इसका खुला समर्थन किया। और समर्थन करने के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी हमने कही जो शेड्यूल कास्ट से संबंधित है कि सर, शेड्यूल कास्ट में भी बहुत से ऐसी जातियां हैं जो आरक्षण का लाभ लेकर के आज बहुत बड़ा पद पर काम कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि प्रोपोर्शनेट भी बहुत ज़्यादा लाभान्वित हैं, और कुछ जातियां ऐसी हैं जो प्रोपोर्शनेट एकदम नगण्य हैं। तो वैसी परिस्थिति में ये जो जातीय जनगणना कराना बहुत उचित है। और हम तो यहाँ तक के बताने का काम किया कि हम जब बिहार में वेलफेयर मिनिस्टर थे तो हमने निर्णय लिया था कि जाति के नाम पर अगर कहीं कोई हल्ला हंगामा होता है, जैसे माननीय नीतीश कुमार जी ने शुरू किया था जातीय जनगणना की बात, और उसके पहले उन्होंने शेड्यूल कास्ट को दो भागों में बांटा था, दलित और महादलित, तो बहुत हंगामा हुआ था और फिर बाद में वो बैक हो गए। हमने उनको सजेशन दिया था और फाइल में भी ये बात है कि आप जात के नाम पर मत कीजिए। अंबेडकर साहब का कहना था कि जो एजुकेशनली बैकवर्ड है उसको वाकई में बैकवर्ड बनाना चाहिए, तो जो पढ़े लिखे आदमी नहीं है उसको विशेष श्रद्धा देना चाहिए, श्रेय। तो शेड्यूल कास्ट में 4 ऐसी जातियां हैं जो शैक्षणिक दृष्टिकोण से वो आगे हैं,
बाकी 18 जातियां, बिहार के कंटेक्स्ट में कहा, 18 जातियां ऐसी हैं जिनकी साक्षरता दर 20% से नीचे है और इसी आधार पर दलित महादलित बना था। तो लेकिन लोग नहीं माना, चूँकि जात की बात आ गई थी। 18 जाति एक तरफ हो गया था और 4 जाति एक तरफ हुआ। हम कहते हैं जाति मेंशन नहीं किया जाए, सीधे कहा जाए जो सेंसस होगा उसमें ये भी लिखना चाहिए कि किस जाति की साक्षरता दर क्या है, और वही लिटरेसी दर में जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं उनके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए, लाभ के काम में भी, नौकरियों के काम में भी, ताकि जो हमारे समाज में शेड्यूल कास्ट में लोग बढ़े हुए हैं वो प्रोपोर्शनेट वो जहाँ के तहाँ रहेंगे और नीचे वाले आगे बढ़ जाएंगे। उसी प्रकार से जनरल कास्ट में भी जो जातियाँ कम है लेकिन प्रोपोर्शनेट उनका लाभ लेने की संख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन सर अब तो इसका साइड इफेक्ट भी दिखेगा ना। जातीय जनगणना की बात आपने कर दी कि पूरे देश में की जाएगी, तो अब उसका साइड इफेक्ट भी दिखेगा। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण होना चाहिए, न्यायपालिका में आरक्षण होना चाहिए, ठेकेदारी में आरक्षण होना चाहिए, इसकी मांग भी। देखिए, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन सींचे मूल को फलई फुलई अघाए। एक तरफ पहले बात किया जाए, इससे दूसरे को इंटरलिंक करने से मामला बिगड़ जाएगा। जो मामला को बिगाड़ना चाहते हैं वो दूसरे बातों को उसमें उलझा देते हैं। अभी जातीय जनगणना करके उनका सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्थिति को जान करके हम उसके आधार पर प्लानिंग करेंगे, कितना फंड जाना चाहिए किस समाज को, कितना लाभ नौकरियों में मिलना चाहिए किसको, उसके बाद फिर आगे की बात होती है। ये बात सही आपने न्यायपालिका में कहा। हम लोग ये मांग करते हैं कि ठेकेदारी में होना चाहिए। ये आपने हम ठेकेदारी तो जब हम चीफ मिनिस्टर थे तो ठेकेदारी में आरक्षण तो दे दिया था कि 75 लाख रुपया तक के शेड्यूल कास्ट और महिलाओं को हम आरक्षण देते थे ठेकेदारी में। तो ठेकेदारी में भी आरक्षण होना ही चाहिए। अभी हम न्यायपालिका की बात कर रहे थे, आज कॉलेजियम सिस्टम से होता है न्यायपालिका में नियुक्ति, तो आज 100 सवा 100 परिवार के लोग ही समूचे हिंदुस्तान के लोग हैं, उसमें सब इलीट वर्ग के लोग ही हैं। क्यों नहीं कमीशन बनता है, लॉ कमीशन है, जिस प्रकार से बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, उस तरह का लॉ कमीशन बने और वो कमीशन ही जज का चुनाव करे, तो हम समझते हैं कि डेमोक्रेटिक बात होगी। ये मांग भी आगे चल के है हमारी, हम भी मांग करेंगे और लोग भी मांगेंगे। जहाँ तक आरक्षण का सवाल है वो सब तय करेंगे। लेकिन सर तेजस्वी यादव तो ये कह रहे हैं ना कि एजेंडा हम सेट कर रहे हैं, एनडीए पीछे पीछे चल रही है। ये हास्यास्पद बात है, चाहे तेजस्वी जी कहें या राहुल जी कहें। आज एनडीए की सरकार कितना साल से है? 2014 से है। 2014 के पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 5 साल के लिए थी। उसके पहले सब तो इन्हीं लोगों की बात थी जिनके नेतृत्व में, सहयोग में सरकार चलती थी। उस समय अगर ये चाहते तो सेंसस करा सकते थे और सारा लाभ दे सकते थे। तो उस समय वो कहाँ सोए हुए थे जो कहते हैं कि मेरे एजेंडा है? आपका एजेंडा रहता तो आप कराते। हम उदाहरण देते हैं कि जब बिहार में राबड़ी देवी की सरकार को पदस्थ कर दिया गया था और फिर कोर्ट ने फैसला दिया कि इनको आना चाहिए, तो राष्ट्रपति से दस्तखत कराने के लिए जब रूस में थे राष्ट्रपति तो रातों रात दस्तखत कराया गया था। उस समय लालू प्रसाद इतना कदावर थे केंद्र में कि दस्तखत कराया और बिहान दूसरे दिन यहाँ पर रिज्यूम किया। राबड़ी देवी जी उनके साथ हम उस समय थे, तो इतना कदावर उस समय थे, तो उस समय तो जातीय गणना करा सकते थे अगर उनके मन में थी। अब पहले का एजेंडा था तो कहाँ सोए हुए थे? तो तेजस्वी प्रसाद शायद अभी कम उम्र के हैं, उनको याद नहीं। लेकिन सर इस बार तेजस्वी काफी एग्रेसिव दिख रहे हैं। दलित रैली में अनाउंस ये कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री आप मुझे बनाइए, मैं आपको पक्के मकान दूंगा। पासी समाज की रैली कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि शराबबंदी से हम तारी को मुक्त कर देंगे। देखिए, और लवनी लेके भी घूम रहे हैं मंच पर। ये सब नाटक है। हमारे शेड्यूल कास्ट का विकास जब तक नहीं होगा तब तक कि हमारे जो अम्बेडकर साहब ने कहा था कि राष्ट्रपति का बेटा हो सबको शिक्षा एक समान,
ये आगे जा कर के लोहिया जी ने भी इसको दोहराया और उन्होंने कहा था कॉमन स्कूलिंग सिस्टम। इसकी चर्चा तो वो नहीं करते हैं कि यहाँ 30 लाख रुपया दे करके 25 लाख रुपया दे करके प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और अमीर के और गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? सरकारी विद्यालय में। लेकिन ताड़ी वाली बात पर तो आपको फॉलो कर रहे हैं तेजस्वी यादव। ताड़ी वाली बात तो आप पहले से कहते आ रहे हैं। उस बात पर हम आते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जो गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं, स्वांग रचते हैं, तो गरीबी के लिए एक एंगल नहीं है, अनेक एंगल है। उसमें शिक्षा भी है। और फिर आप चले आते हैं भूमि सुधार का। हमने साफ कहा है और आज भी है कि आज बिहार सरकार चाहे 5 डिसमिल ज़मीन दे रही हो निवास के लिए, या भूदान जग की ज़मीन, या सीलिंग की ज़मीन, या बिहार सरकार का परवाना की ज़मीन जो 1-1 एकड़ 7-7 डिसमिल 100-100 एकड़ दिया जाता है, आज जितना परवाना मिला है उस पर किसका कब्जा है, इसके लिए आयोग बने। हमने असेंबली में मांग किया था। उसमें आप पाइएगा कि 90% ज़मीन पर हमारे तेजस्वी जी के कार्यकर्ताओं का ही कब्जा है। तो पहले वो न छुड़ाएं। और जहाँ तक ताड़ी का सवाल है, तो ताड़ी का आज वो लेकर के चल रहे हैं, लेकिन ताड़ी के पढ़ने में जिस समय शराबबंदी की बात आई थी, तो हम सरकार में रहते भर में नीतीश जी को कहा था कि ताड़ी एक नेचुरल जूस है, ये शराब के कैटेगरी में नहीं लाया जा सकता है, इसलिए नीतीश जी इसको शराब में मत लाइए। इसके लिए हमने भी उस समय पासी समाज के लोगों की बैठक की थी और नीतीश जी से कहा। ये अलग बात है कि हमारी बातें उन्होंने नहीं मानी। तो ये मांग तो पहले से हम कर रहे हैं। आज वो नया मांग करके हम मुझे मुख्यमंत्री बनाइए, नाखून कटा करके शहीद गिनाना चाहते हैं। शराबबंदी को लेकर अभी भी आपकी राय वही है जो आप पहले से कहते आ रहे हैं कि शराबबंदी से केवल दलितों को परेशान किया जा रहा है? शराबबंदी एकदम सही है। शराबबंदी होनी चाहिए। शराबबंदी का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे महात्मा गांधी थे, जो गुजरात से संबंधित रखते हैं। गुजरात में शराबबंदी है। गुजरात मॉडल की शराबबंदी अपनाए सरकार, ये चर्चा बहुत पहले से हम करते रहते हैं। और बिहार में हमारा तंत्र ही इतना खराब है कि शराबबंदी नीति को उन्होंने बर्बाद कर दिया है। सरकार आपकी है बिहार? हाँ, सरकार मेरी है। मैं मानता हूँ, नीतीश कुमार जी को बार बार इसके बारे में कहता हूँ कि अपने तंत्र पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए। और क्या है, आज 6 लाख। आप पुलिसिया तंत्र की बात कर रहे हैं? एक ही तंत्र नहीं है, पुलिसिया तंत्र के अलावा माइंस भी है, माइंस के अलावा प्रशासन के भी लोग हैं। और हम शुरू से कह रहे हैं, आज 6 लाख मुकदमा है इस ताड़ी के संबंध में या दारू के संबंध में। उसमें 4 लाख के आसपास में वैसे लोगों पर मुकदमा है जो जेल जा चुके हैं, जिन पर मुकदमा चल रहा है, जो बेल ले चुके हैं कि 1 लीटर, 1.25 लीटर, 2 लीटर पकड़ाया है, उसके बाद वो चलता अपना उस पर केस हुआ। यहाँ पर हम नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि हमारे ही साइड कहने पर उन्होंने तीसरा समीक्षा की बात की। और तीसरा समीक्षा में उन्होंने कह दिया कि अगर 1 लीटर शराब ले करके कोई सेवन करने के लिए जा रहा हो या सेवन करके जा रहा हो तो उसको जेल मत भेजिए। लेकिन ऐसा हो रहा है। सर ये बताइए कि जातीय जनगणना की जो मांग थी वो तो आप लोगों ने फैसला लेकर विरोधियों को चित कर दिया, लेकिन अब जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं महिलाओं को 2500 रुपया देंगे, वृद्धा पेंशन के तौर पर 1500 रुपया देंगे, 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, इसका काट क्या है एनडीए के पास? मेरा कहने का मतलब, आज वो क्यों कर रहे हैं? एक तरफ जब नीतीश जी के साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा हम इतना लाख लोगों को नौकरी दे दिया। सुपरफ्लुअस बात कि चीफ मिनिस्टर चाहेगा तब नौकरी देगा, लेकिन एक कहते थे कि हमने दिया, गाल बजाए खूब। तो उस समय कहाँ थे वो? उस समय भी तो एक काम कर। लेकिन नौकरी की बात तो तेजस्वी ने की थी ना। मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि पैसा कहाँ से लाएगा, अपने बाप के घर से लाएगा पैसा। वो कहे थे, एक अलग बात है, लेकिन नौकरी आज के ज़माना में नियोजन देना बहुत आवश्यक चीज़ है। जैसे हम जिस विभाग को आज चला रहे हैं, जैसे अति सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, उसमें हम लोग नियोजन करीब 26 करोड़ लोगों को दिया है। तो उसी प्रकार से नियोजन और नौकरी दोनों बात है। तो बिहार में आज नौकरी भी है और नियोजन भी है। तो हमारा कहने का मतलब, तेजस्वी जब उस दिन कहे कि हम इतना को नौकरी दे दिया, तो फिर इन जिन बातों की चर्चा आपने किया
किया, इसमें कहाँ वो सोए हुए थे कि जो वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात नहीं किया उन्होंने, महिलाओं को पैसा देने की बात नहीं किया। हमने मांग किया है, जब यहाँ इमामगंज में चुनाव हो रहा था, उपचुनाव में नीतीश जी के मीटिंग में हमने कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी बगल में ही चतरा है, बूढ़ी औरत उधर के लोग कहती है चतरा एडजॉइनिंग का कि बाबू हमनी के 400 रुपया मिला है और उधर 1500 रुपया मिला है। तो आप लोग कुछ प्लान कर रहे हैं? हम एकदम उसी दिन मांग किया था, नीतीश बाबू एकदम निश्चित रूप में कम से कम तो ऐसे तो 2000 करना चाहिए, लेकिन कम से कम 1500 रुपया जरूर आप ओल्ड एज पेंशन के रूप में दे दीजिए। आज भी मांग करते हैं, आप लोगों से मांग करते हैं कि अगला चुनाव में यदि हम लोगों को बेहतर करना है तो महिलाओं की, वृद्धा लोगों को, निःशक्त लोगों को, विधवा लोगों को कम से कम 15,000 नहीं तो ऐसे 2,000 रुपया हम देना की बात करते हैं, लेकिन कम से कम 1500। महिलाओं को भी मिलना चाहिए कुछ राशि? महिला जब ओल्ड होगी तो क्यों नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलना चाहिए उनको? जेंट्स और महिला दोनों बराबर होंगे। वो जो कह रहे हैं 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, बिजली के बारे में तो आप जानते हैं कि हम शुरू से इस बात के रहे हैं समर्थक कि किसान को शहरी देहाती क्षेत्र में 5 एकड़ रखने वाले किसान को बिजली फ्री कर दीजिए। और आज नीतीश कुमार उस ओर चल चुके हैं कि खेती के लिए अलग फीडर उन्होंने बनाने का काम किया है, वो सब्सिडी दे रहे हैं। वो ठीक है, आज सब्सिडी पहला कदम उठाए हैं, आगे जाने के बाद हो सकता है कि उसको फ्री कर दें। कहने का मतलब कि जो हमने मांग किया है कि किसानों को 5 एकड़ तक की बिजली फ्री मिलनी चाहिए, उस ओर नीतीश कुमार बढ़ चुके हैं। आगे मौका मिलेगा तो हम समझते हैं कि किसान जरूर किसान के लिए नीतीश कुमार करेंगे। तो एनडीए के लिए फायदा तभी होगा ना जब आप जो बोल रहे हैं महिलाओं को राशि देने की बात, वृद्धा पेंशन बढ़ाने की जो बात आप कर रहे हैं या बिजली की बात कर रहे हैं, ये चुनाव से पहले अगर एनडीए फैसला ले ले चुनाव में तो तभी फायदा हमने होगा। तो इमामगंज में उपचुनाव हो रहा था, उसी समय माननीय नीतीश कुमार जी को कहा था कि आप कम से कम 1500 रुपया जरूर आप वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निःशक्त लोगों का पेंशन कर दीजिए। आज हम कह रहे हैं कि वो नहीं किए हैं, वो देर कर रहे हैं, तब दूसरे लोग हमारे कहने के आधार पर ही लोग बोल रहे हैं। आज अगर नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल में निर्णय ले लें, इसका लाभ एनडीए को मिलेगा। हम तो कहते हैं कि दूसरे अकाउंट्स को भी काट करके वृद्धा, हमारा काम है कि जो निःशक्त लोग हैं, विधवा हैं, उसको लाभ देना चाहिए। हम तो कहते हैं कि 2000 वो कर दें, तो हम समझते हैं कि अगला चुनाव जो 2025 का है उसमें हम लोगों को हर तरह से मदद हो। सर ये बताइए कि तेजस्वी यादव बार बार ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेत अवस्था में चले गए, रिटायर हो गए हैं, टाइड हो गए हैं, अब उन्हें रिटायरमेंट दे देनी चाहिए। देखिए, वो अपने पिताजी को देख रहे हैं, उनके पिताजी उस रूप में हैं, इसीलिए वो देख रहे हैं जो, लेकिन ये जानना चाहिए कि उनके पिताजी नीतीश कुमार से 2 बरस छोटा है, बड़ा है, तो इसलिए उनके पिताजी ज़्यादा निःशक्त हैं। और नीतीश कुमार जी निःशक्त कैसे हैं? हम भागलपुर के मीटिंग में देखा, कल हम मधुबनी के मीटिंग में देखा, जिस प्रकार से उन्होंने भाषण दिया। कोई कर सकता है, वही आदमी कर सकता है जो सचमुच में निःशक्त है, सचमुच में अचेत है, वही कर सकता है। और नीतीश कुमार किसी भी परिस्थिति में हर तरह से हम समझते हैं कि एबल हैं, चला रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा चला रहे हैं। और 20 वर्ष 18 वर्ष का जो उनका शासन काल रहा, बिहार के लिए स्वर्णिम काल रहा। लेकिन सर अगर बात ये होगी कि नीतीश कुमार के बाद कौन एनडीए में, तो मानते हैं कि सबसे सशक्त जो चेहरा है वो जीतन राम मांझी का है, क्योंकि सबसे ज्यादा अनुभवी। नहीं, मैं अपने को मुख्यमंत्री का दावेदार कभी नहीं माना है। हम जिस समय मुख्यमंत्री भी बने थे, हम जानते थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बना दिया गया तो किया हमने काम। आज मुख्यमंत्री पद का कोई वैकेंसी नहीं है। आज नीतीश कुमार हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार के बाद अगर किसी चेहरे की बात होगी तो आपको लगता है कि आपसे बेहतर चेहरा कोई नहीं है? बहुत लोग हैं एनडीए में, एनडीए में बहुत से एक लोग हैं। और हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार का जहां तक सवाल है, एक से एक हैं, लेकिन अभी प्रश्न ही नहीं उठता है जब तक। केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान, उनका बयान जो है
उस बयान की काफी चर्चा भी हो रही है बिहार की राजनीति में। वो कह रहे हैं कि बिहार पुकार रहा है और अगर पार्टी चाहेगी तो हम विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। किस तरह देखते हैं बयान? सवाल है, पार्टी उनकी है और अपने मन से कर रहे हैं। बिहार क्यों चाहेगा कि वो आवें? बिहार में कौन आकर के वो बड़ा काम कर देंगे? नीतीश कुमार 22 घंटा बिजली दे रहे हैं। नीतीश कुमार हर घर में, हर गांव में चौमासा रास्ता बना दिए हैं। आज दिल्ली पटना आने में बिहार के कोने कोने से आइए 5 घंटा में आ जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर में मैं कहता हूं कि इमामगंज विधायक में था, 3 बजे दिन के बाद कोई नहीं जाता था, आज वहाँ 9 बजे रात में भी लोग जा रहे हैं। सेकंड शिफ्ट में कोई लड़कियां नहीं जाती थी सिनेमा देखने, आज सेकंड शिफ्ट में भी जा रहे हैं। ज़्यादा कदा कोई घटना हो जाती है उस पर त्वरित कार्रवाई हो जाती है, यानी लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक है। हर तरह से विकास हो रहा है, बच्चे हमारे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आखिर कौन ऐसी बात है कि उनको पुकारेगा? अगर यहाँ कोई कमी होगी, तो किसी वो प्रकार तो की ये भी कह रहे हैं ना होगी, कि तब हमने ना कोई संकल्प किसी लिया को है, बिहार पुकारेगा। फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, मेरा संकल्प है। वो अपने मन से चाहे जो कह लें, वो ठीक है। बिहारी और बिहार फर्स्ट की बात करते हैं, कोई गलत नहीं है, वो ठीक करते हैं। लेकिन वो अपना नारा जो भी दिया करें, बिहार उनको चाह रहा है, बुला रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। बिहार का लाल नीतीश कुमार हैं, मजबूती से हैं। एनडीए ने तय किया है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इसलिए किसी इस दूसरे को समय आने का चिराग कोई पासवान सवाल का ऐसा बयान, कहीं आपको नहीं लगता कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है बीजेपी के ऊपर या जदयू के ऊपर? ये आप लोग समझिए। अपनी अपनी राजनीति का लोगों का होता है, टैक्स होता है, अपने अपने ढंग से वो राजनीति करते हैं, इसलिए इस पर निर्णय आप कीजिए। सर, अब समय आ गया है कि एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा भी होगा। गृह मंत्री अमित शाह से भी आपकी मुलाकात हो चुकी है। क्या लगता है, जो डिमांड है आपकी 20 सीटों की, वो मिल जाएगा बीजेपी के तरफ से? देखिए, माननीय गृह मंत्री से हमारी मुलाकात इस माने में हुई कि जब से मैं मंत्रिमंडल में गया तब से उनके घर पर हम औपचारिक रूप में भेंट नहीं करने गए थे। उस दिन हम गुलदस्ता और जो भी होता है लेकर के गए थे भेंट करने के लिए। जहाँ तक राजनीतिक बात की बात है, हमने सीट की कोई चर्चा नहीं की, लेकिन ये कहा कि दूसरे लोग कवायद कर रहे हैं, हम लोगों को भी इस पर सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम जुलाई के आसपास में हम लोग बैठेंगे और बैठ करके तय करके करेंगे। अभी सब अपना अपना जहां है एनडीए को मजबूत करने की कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें लगिए। सर, एक अंतिम सवाल है। आज महागठबंधन की बैठक हो रही है और ये तीसरी बैठक है। तमाम जो महागठबंधन के नेता हैं एकजुटता की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम लोग एकजुट एक साथ होकर मैदान में जाएंगे। तेजस्वी यादव जहां जहां रैली कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, आप लोग मुझे मुख्यमंत्री बनाइए। इसी से आप सोच सकते हैं कि कैसी बैठक हो रही है। वहाँ कांग्रेस अलग नेता बनने की बात कर रहे हैं, ये अलग नेता बनने की बात कर रहे हैं, कुछ और लोग कर रहे हैं। देश के स्तर पर भी एनडीए कैसे कैसे अलग अलग खिचड़ी पका रही है। तो बैठकों का दौर चलने का मतलब ही है कि कहीं न कहीं मतैक नहीं हो रहा है। तो अपने वो कह रहे हैं, इसी से हो सकता है कि वो प्रेशर डाल रहे हैं कि हमको लोग मानो, और लोग नहीं मान रहे हैं। इसीलिए एक बैठक, दूसरा बैठक, तीसरा बैठक, हम हो सकता है कि चौथा पैसा बैठक भी हो। लास्ट में यही सोचेंगे कि साहब नहीं है तो ठीक है, हमको मानो ना मानो, हम चुनाव लड़ेंगे। यही हम फोरकास्ट करते हैं। सर, अंतिम सवाल, 2025 बिहार विधानसभा के लिए मुख्यमंत्री के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, चाहे तेजस्वी कुछ भी बोले, चिराग पासवान कुछ भी बोले। आपको लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे 2025 में? 1000% हमारी मान्यता है कि यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, किसी भी प्रकार की कमी नहीं है नीतीश कुमार में। नीतीश कुमार ही के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और 225 सीट लाएंगे, और नीतीश कुमार ही बिहार का अगला चीफ मिनिस्टर होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो हमारे साथ थे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी खाली नहीं है 2025 में, और एनडीए का संकल्प है कि हम लोग इस बार
225 सीटों पर जीतेंगे और नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे।